आज हम प्लांट पैथोलॉजी का और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोलॉजी। एंजाइम्स और टॉक्सिन्स का रोल क्या है प्लांट पैथोलॉजी में? प्लांट पैथोलॉजी में हम जनरली डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ हुई है और कैसे डिजीज़ होती है। तो प्लांट पैथोलॉजी में यही पढ़ा जाता है, कंट्रोल मेजर्स वगैरह। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंजाइम्स का रोल कैसे है, कैसे एंजाइम्स हेल्प करते हैं डिजीज़ काज करने के लिए और टॉक्सिन्स कैसे हेल्प करते हैं डिजीज़ काज करने के लिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की बात की जाए, ये दो ग्रीक टर्म से निकला है, पैथोस और जेनेसिस। पैथोस और जेनेसिस, पैथोस का मतलब होता है डिजीज और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन। तो एक डिजीज क्रिएट कैसे होती है वो हम स्टडी करते हैं पैथोजेनेसिस में। या सिंपली पैथोजेनेसिस की बात की जाए, हम बोल सकते हैं पैथोजेनेसिस होता क्या है। ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए से बाय विच कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी पैथोजन, कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म बाय विच इटियोलॉजिकल फैक्टर, एक इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि इटियोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी, एक इटियोलॉजिकल फैक्टर डिजीज काज कैसे करता है, एक डिजीज कैसे, पैथोजन डिजीज काज कैसे करता है, वो कैसे एंट्री लेता है, बाकी जितने भी पैरामीटर्स है, तो ये सारा पढ़ा जाता है पैथोजेनेसिस में। तो पैथोजेनेसिस में हम कॉज पढ़ते हैं, कैसे होता है डिजीज, या सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है। इट इज चेन ऑफ इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स, क्योंकि एक ही इवेंट नहीं होता है, पहले पैथोजन को एंट्री लेनी होती है, उसके बाद अपनी कॉपीज वगैरह जितने भी इवेंट्स होते हैं, इट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से डिजीज होती है, दैट लेड टू डिजीज, जो डिजीज काज करता है किसके अंदर, डिजीज इन होस्ट के अंदर काज करता है डिजीज। ठीक, अगर प्लांट्स की बात करें खास तौर पर, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी की बात हो रही है, इन प्लांट्स, इसमें क्या होता है, जो ये एक्टिविटीज होती है पैथोजेनस की, एक्टिविटीज ऑफ पैथोजेनस की जो एक्टिविटीज होती है वो कैसे होते हैं, मोस्टली केमिकल इन नेचर, मोस्टली केमिकल नेचर की होती है, मोस्टली केमिकल इन नेचर। तो ये केमिकल नेचर की होती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद डिजीज काज करते हैं। अगर एनर्जी की बात करिए, अब ये जो पैथोजेनस है या बाकी जो काज करता है डिजीज, प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। अब जो पैथोजन ने एंट्री ली है बॉडी के अंदर, तो उसके बाद एनर्जी का सोर्स आता कहाँ से, उसके पास एनर्जी का सोर्स आता क्या है। तो जो होस्ट के अंदर जो डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं, डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं, सिंपली फूड कंपोनेंट जो होते हैं होस्ट्स के अंदर, उनका जब एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से एनर्जी हासिल की जाती है। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, तो उनका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन की वजह से इनको एनर्जी मिलती है वहाँ से। तो एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या है, एनर्जी सोर्स यहाँ पे होस्ट के जो डाइटरी कंपोनेंट्स है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा भी हो सकता है किसी जगह से, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज द डाइटरी कंपोनेंट्स ऑफ होस्ट। अब एंजाइम्स की बात की जाए, क्योंकि पहले हम देखेंगे एंजाइम्स का रोल, उसके बाद टॉक्सिन्स का रोल। बहुत सारे एंजाइम्स जिनका हमें यहाँ पे जिक्र करना है, ठीक, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्यूटिनेस एंजाइम है, पैक्टिनेस एंजाइम है, सेल्यूलोस एंजाइम है, हेमिसेल्यूलोस है, लिग्निनेस है, लाइपेस है और प्रोटीएस एंजाइम है। जो ये वो सारे एंजाइम्स है जो हमें आगे देखने कौन कैसे डिजीज काज करने में मदद करता है, कौन कैसे एक प्लांट को ससेप्टेबल बनाता है, कौन कैसे प्लांट को ससेप्टेबल बनाता है ताकि इस प्लांट को डिजीज हो जाए। ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिन एंजाइम्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जो सेल वॉल होता है प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स में ही सेल वॉल होता है, प्रोटिस्टा में कुछ होता है, तो प्लांट्स में सेल वॉल होता है। और सेल वॉल के आपको पता ही है 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं।
मिडल लेमेला होता है। मिडल लेमेला एक ऐसी चीज़ होती है जो दो सेल वॉल्स को आपस में जोड़े रखती है। मिडल लेमेला है। उसके बाद सेल वॉल के दो हिस्से होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सिंपल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेल वॉल का। दो सेल के वॉल को जो आपस में जुड़ा के रखते हैं, दैट इज मिडल लेमेला। उसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक। और यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो पैक्टिन होता है, सेल्यूलोस, माइक्रोफाइबर, ये ऑलरेडी आपने सेल वॉल के अंदर स्टडी किया है। मिडल लेमेला की बात की जाए, मिडल लेमेला में मेनली क्या होता है, इसमें पैक्टिनेट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टिनेट्स होते हैं, तो इसमें मेनली पैक्टिन्स होते हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे मेनली होता है सेल्यूलोस, चाहे फिर हेमीसेल्यूलोस या सेल्यूलोस मेनली होता है। इसके अलावा भी बाकी पैक्टिन कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है सेल्यूलोस होता है, और जो मिडल लेमेला होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टिनेट्स होते हैं। इसके अलावा इन सबस्टेंसेस के अलावा हेमीसेल्यूलोस, इसके अलावा लिग्निन और लिटिल बिट प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटीन भी सेल वॉल के अंदर होता है। तो डिफरेंट मटेरियल जो सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, पैक्टिन्स है, सेल्यूलोस है, हेमीसेल्यूलोस है, लिग्निन है, और थोड़ा बहुत प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, लिटिल प्रोटीन, इसीलिए हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। और इन प्लांट्स को बाहर से एक और लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट्स कॉल्ड एज क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल की एक लेयर होती है, और ये क्यूटिकल लेयर किस चीज़ की बनी होती है, ये एक चीज़ जो है, एक बायोमोलिक्यूल जो है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिन। एक अगर फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, तो सेल के बाहर एक और लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल लेयर, और ये क्यूटिकल लेयर बनी होती है क्यूटिन की। अब अगर कोई भी डिजीज़ होती है, क्योंकि हमें रोल ऑफ एंजाइम्स पढ़ना है, एंजाइम्स का रोल क्या है, टॉक्सिन्स का रोल क्या है। अब अगर कोई भी डिजीज़, इसमें कोई भी पैथोजन होगा, तो उस पैथोजन को अगर प्लांट को डैमेज करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लांट को डैमेज करना है, लेकिन प्लांट को पहले जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल इस पैथोजन को पहले पार करना है। लेकिन हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, इस सेल वॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन होता है, बाकी चीज़ें होती है। तो इस पैथोजन को ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है पहले, या ऐसा कुछ करना है ताकि इसकी एंट्री इन सबस्टेंसेस के थ्रू हो जाए, तभी ये सेल के अंदर जा सकता है और इस सेल को डैमेज कर सकता है या इस सेल को डिजीज़ कर सकता है। तो जितने भी यहाँ पे मटेरियल्स है, उन मटेरियल्स को डिज़ोल्व पहले करना है। जिस तरह की एक्टिविटी होगी एक पैथोजन की, तभी ये इस सेल को डिजीज़ कर सकता है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे, अगर पैक्टिन्स की बात की जाए, तो एंजाइम, वो एंजाइम जो पैक्टिन्स को डिज़ोल्व करता है, डिग्रेड करता है, किनको, पैक्टिन्स को डिग्रेड करता है, वो कौन कौन से है, ये यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। एक है पैक्टिनेसिस, या आप बोल सकते हो पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक। असल में ये जो पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स है, ये है क्या, अगर इनकी बात की जाए, ये होते क्या है, ये पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स, ये होते हैं पैक्टिन मिथाइल एस्टरेसेस, ये होते हैं पैक्टिन मिथाइल एस्टरेसेस। तो पैक्टिन मिथाइल एस्टरेस की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे इसकी खासियत क्या है, ये ब्रेक करता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं उनको तो ब्रेक करना है तभी सेल के अंदर जा सकते हैं। ये ब्रेक करता है एस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं उनको ब्रेक करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये रिमूव करता है मिथाइल ग्रुप को,
जिसकी वजह से जो पेक्टिन की लेयर फिर बनी होगी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMES, पेक्टिन मिथाइल एस्टरेसिस। दूसरा क्या है पेक्टिनेसिस में? दूसरा है, ये हो सकते हैं पॉली गैलेक्टोयूरिनेसिस। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेसिस शॉर्ट में बोलते हैं इनको PGs। ये क्या करते हैं? ये सुप्लिट करते हैं, ये सुप्लिट करते हैं पेक्टिन को। जो पेक्टिन की चेन होती है, जो पेक्टिन की चेन होती है उसको सुप्लिट करते हैं। कैसे सुप्लिट करते हैं? बाय एडिंग ए वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इसमें, जिसकी वजह से जो पेक्टिन की चेन होती है वो ब्रेक होती है। और ये रिएक्शन ऐसे, और ये उन रिएक्शंस को कैटालाइज करती है, उन रिएक्शंस को कैटालाइज करती है जिनमें जो रिएक्शंस ब्रेक करती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को कैटालाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, उन रिएक्शंस को भी ये करने में मदद देती है। कौन? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेसिस। नेक्स्ट जो इसका है नंबर 3, दैट इज पेक्टिन लाइसिस। पेक्टिन लाइसिस, ये पेक्टिन लाइसिस शॉर्ट फॉर्म PLS। ये क्या काम करते हैं? ये सुप्लिट करते हैं, सुप्लिट पेक्टिन चेन को ये भी सुप्लिट करते हैं। पेक्टिन चेन, जब पेक्टिन चेन सुप्लिट हो जाएगी, पेक्टिन की लेयर खत्म हो जाएगी, तो एक पैथोजन जो हो वो इजीली क्या कर सकता है? एंटर हो सकता है और डिजीज काज कर सकता है। कैसे करता है? ये रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल को। अब हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट तरीकों से जो पेक्टिन है, जो पेक्टिन है ये डिग्रेड हुआ, पेक्टिन की डिग्रेडेशन हुई। जब पेक्टिन की डिग्रेडेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है? विच रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो ये लेयर है इसकी लिक्विफिकेशन होती है। लिक्विफिकेशन, पहले तो एक अच्छी खासी लेयर थी, लेकिन जब इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया तो लिक्विफिकेशन होती है। जो ये पेक्टिक सब्सटेंसेस होती है, इन पेक्टिक सब्सटेंसेस की लिक्विफिकेशन होती है। लिक्विफिकेशन ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस। जब पेक्टिक सब्सटेंस की लिक्विफिकेशन होगी, जिसकी वजह से जो है जो वॉल्स होंगे, वॉल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो लूज हो जाएंगे, या सिंपली हम बोल सकते हैं जो वॉल्स हो जाएंगे वो वीक हो जाते हैं। जब वॉल्स वीक हो गए, सेल्स के जो वॉल्स वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से विच लीड्स टू टिश्यू, जो टिश्यू मैसेरेशन जो होती है, टिश्यू मैस, तो यहाँ पे टिश्यू मैसेरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन इन सेल्स का, ब्रेकडाउन सेल का किस में? जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें ब्रेकडाउन होना, दैट्स कॉल्ड एज टिश्यू मैसेरेशन। तो अगर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे पेक्टिनेस एंजाइम जो होते हैं, पेक्टिनेस एंजाइम्स जो ऐसा करते हैं, जैसे सॉफ्ट रॉट बैक्टीरियम। नेक्स्ट एग्जांपल इरविनिया बोट्रिटिस, स्क्लेरोशियम। ये कुछ है जहाँ पे ये पेक्टिन्स को डिसॉल्व किया जाता है और सेल के कंपोनेंट्स को ब्रेक किया जाता है और इजीली एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो सेल का होता है दैट इज सेल्यूलोस। पेक्टिन को पार कर सकते हैं, देखा हमने कैसे पेक्टिन को पार किया जा सकता है। सेल्यूलोस एक पॉलीसैकेराइड है, डिफरेंट यूनिट्स का बना होता है, एक पॉलीसैकेराइड है। और सेल्यूलोस किस एंजाइम की वजह से डिग्रेड होता है? एंजाइम कौन सा है जो इसको डिग्रेड कर सकता है? दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सेल्यूलेस। सेल्यूलोस एंजाइम है, जैसे पेक्टिन को पेक्टिनेस, वैसे सेल्यूलोस को सेल्यूलेस। तो यहाँ पे क्या होता है? सेल्यूलेस, ये जो सेल्यूलोस
एंजाइम होता है ये अटैक करता है सेल्यूलोज को। कैसे अटैक करता है सेल्यूलोज को? इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, जो क्रॉस लिंकेज होती है, क्लीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा ये पॉलीसैकेराइड है, डिफरेंट यूनिट्स का बना होता है, डिफरेंट यूनिट्स का बना होता है, ठीक। तो इन यूनिट्स की जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को ब्रेक करता है। क्लीव क्रॉस लिंकेज, जो इनके बीच में क्रॉस लिंकेज होती है उसको ब्रेक करता है। जो फॉर एग्जांपल ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, इन चेन्स के बीच में जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को पहले ब्रेक करता है, क्रॉस लिंकेज बिटवीन चेन्स। तो ये पहले सेल्यूलोज की बात है, इसको हम डिनोट करेंगे C1। तो दूसरा सेल्यूलोज एंजाइम जो है वो क्या करता है C2, सेल्यूलोज सेकंड। दूसरा सेल्यूलोज एंजाइम C2 ये क्या काम करता है? उसने तो ब्रेक किया डिफरेंट यूनिट्स को अलग अलग, ये अटैक करता है, अटैक, और उसके बाद उसको फर्दर शॉर्टर चेन्स में, फर्दर इनटू शॉर्टर चेन्स, उसके छोटे छोटे चेन्स में इसको डिवाइड करता है। पहले तो ये पॉलीसैकेराइड है, लॉन्ग चेन है, पहले चेन्स को ब्रोक किया गया, उसके बाद फर्दर इन चेन्स को। उसके बाद क्या होती है, बाकी एंजाइम जो होते हैं, बाकी सेल्यूलोज एंजाइम जो होते हैं, बाकी सेल्यूलोज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ पे फर्दर यूनिट्स निकले, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड को जब कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ से ट्राइसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स, छोटे छोटे सैकेराइड यूनिट्स निकलते हैं। तो यहाँ से अब जो डाइसैकेराइड्स निकल के आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो जो ये फर्दर एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिग्रेड करते हैं किस चीज़ को, ये डिग्रेड करते हैं डाइसैकेराइड्स को, ये डिग्रेड करते हैं डाइसैकेराइड्स को। जब डाइसैकेराइड्स डिग्रेड होते हैं तो सिंपली क्या होता है, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जो है, पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है, फिर से यहाँ पे इसको एंजाइम सेल्यूलेस ब्रेक डाउन करता है। पहले सेल्यूलेस एंजाइम क्या करता है, ये डिफरेंट जो यूनिट्स लिंक होते हैं आपस में इनको अलग अलग करता है। उसके बाद जो बाकी सेल्यूलेस एंजाइम्स होते हैं वो इनको छोटे छोटे चेन्स में डिवाइड करते हैं। और जो फर्दर एंजाइम्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो डाइसैकेराइड या एक और नाम से इसको जाना जाता है सेलोवाइस, ठीक। ये डाइसैकेराइड किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है बीटा डी, ये बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम, क्योंकि हमें इसको भी ब्रेक करना है ताकि जो पैथोजन है वो आसानी के साथ एंटर कर सके। एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज जो होता है वो इसको ब्रेक करता है, किस में ब्रेक करता है, किस में ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है इसको ग्लूकोज में, क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो भी असल में होता है ग्लूकोज का ही बना होता है। छोटे छोटे यूनिट्स जो बनाते हैं डाइसैकेराइड बनाते हैं पॉलीसैकेराइड, तो फर्दर इसको डिसॉल्व करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक। अब जब इसको डिसॉल्व किया गया ग्लूकोज के अंदर, ये जो वॉल होता है, पहले लिंक्ड था तो मजबूत था, अब जो वॉल डिग्रेड हुआ ग्लूकोज के अंदर तो इसका जो वॉल है वो सॉफ्ट बन जाता है। सॉफ्ट क्यों, क्योंकि डिग्रेडेशन हुई यहाँ पे, तो इसका वॉल जो है वो सॉफ्ट बन जाता है, जिसकी वजह से जो पैथोजन होता है, जो पैथोजन है वो ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है, ईजिली पेनिट्रेट्स, जो पैथोजन है वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे पैक्टिन और सेल्यूलोज को एंजाइम्स डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ एंजाइम्स इन पैथोजेनेसिस। तो हमने दो चीज़ें देखी, कैसे पैक्टिन्स और सेल्यूलोज को डिग्रेड किया जाता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर जो बाकी टॉपिक्स इसके हेमिसेल्यूलोज वगैरह उनके बारे में जानेंगे।